Dear students, welcome to the next lesson of chapter 10 circles. पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 10.2 इसके क्वेश्चन 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इस लेसन में हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल के किसी डायमीटर के दोनों एंड्स, डायमीटर के एंड्स ऑब्वियसली सर्कल पे ही होंगे। एक डायमीटर है ए बी, इन दोनों एंड्स पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ए से पास होगा, एक बी से पास होगा। हमने पिछले 1-2 लेसन में डिस्कस किया है कि सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। आप उस पॉइंट से कोई दूसरी लाइन पास करोगे तो वो सेकंड हो जाएगी। अगर मैं ऐसी कोई भी दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो ए पॉइंट से पास होगी इस पी क्यू के अलावा, तो वो इस सर्कल को एक और पॉइंट पे कट करते हुए जाएगी। तो ए से जाने वाला टेंजेंट इट इज द यूनिक टेंजेंट पी क्यू, बी से पास होने वाला टेंजेंट आर एस। हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होते हैं। हमने एक थ्योरम पढ़ी भी थी पहले कि देयर आर 2 टेंजेंट्स विच आर पैरेलल। सिर्फ 2 ही टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं, उनमें से किसी भी टेंजेंट के पैरेलल आपको एक ही मिलेगा। टोटल 2 टेंजेंट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब ये डायग्राम बुक में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। सर्कल, डायमीटर और टेंजेंट्स। वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा लिखने का काम ज़्यादा होगा। फ्रॉम द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर 2 लाइन्स, टेंजेंट्स मीन्स लाइन होती हैं, एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। 2 पैरेलल लाइंस को, दोनों को जो कट करते हुए जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो इसके हिसाब से ये एंगल क्यू ए ओ, या ऐसे बोलें क्यू ए बी, एक ही बात है। और इधर से एंगल बनेगा ओ बी आर, एक एंगल बनेगा ओ ए क्यू, सेंटर से स्टार्ट करें तो एक एंगल बनेगा ओ बी आर। दिस इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा पी क्यू एंड आर एस आर 2 लाइन्स, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल ए ओ क्यू एंड एंगल ओ बी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले हम ये बताएंगे कि ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, फिर हम ये बताएंगे कि दोनों इक्वल हैं। अब ये कौन सी थ्योरम है? रेडियस इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमने पढ़ा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी हैं इन सबको 2, 3, 4 थ्योरम्स हैं, इनको यूज करना पड़ता है जहाँ जहाँ पर जो अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ए पे, बी पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ बी आर, रीजन विल बी बोथ आर 90 डिग्री। ये दोनों एंगल अल्टरनेट हैं, ये हमने पहले स्टेटमेंट में लिख दिया है। और यहाँ पर एंगल इक्वल आ रहे हैं। तो जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं इसका मतलब लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो फिर लाइन पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के कॉन्वर्स हैं। इसी क्वेश्चन को मैं करस्पॉन्डिंग के कंसेप्ट से भी कर सकता हूँ। इधर से मैंने ओ ए क्यू लिया है, इधर से मैं ओ बी आर के बदले अगर ओ बी एस ले लूँ तो ओ ए क्यू और ओ बी एस ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। 2-3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सबसे सिंपल पड़ता है इंटीरियर, इसलिए हमने यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर वाला पेयर लिया है। तो इस क्वेश्चन में टेंजेंट्स को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमको काम सिर्फ इतना करना था कि हमें अल्टरनेट इंटीरियर का एंगल इस पेयर को
इक्वल प्रूफ करना था। जैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, हेंस प्रूफ। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें ये प्रूफ करना है कि किसी सर्कल के किसी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो सेंटर से पास होता है। इस टेंजेंट के ऊपर मैं इस पॉइंट से पास होने वाला कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो सेंटर से पास होगा। परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट passes through the center। अब जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमको जब किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना रहता था, √5 √3, तो हम उल्टा मान के चलते थे कि वो रैशनल है, और बाद में उससे जो रिजल्ट आता था वो ऐसा आ जाता था जो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह का कुछ अप्रोच यहाँ पर है, हम उल्टा मान के चलेंगे। Let us assume to the contrary that the perpendicular at the point of contact to the tangent does not pass through the center। आपको प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास होगा। हमने मान लिया कि सेंटर से पास नहीं होगा। सेंटर से पास नहीं हो तो किसी और पॉइंट से पास होगा। टेंजेंट है ए बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है पी, और सर्कल का सेंटर है ओ। हमने माना कि परपेंडिकुलर जो है वो ओ से नहीं पास होगा, वो ओ डैश से पास होगा। Let it passes through O dash। परपेंडिकुलर मीन्स जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर परपेंडिकुलर O डैश से पास हो रहा है, देन दिस एंगल O डैश पी बी इट विल बी 90 डिग्री। तो ये हो गया एंगल O डैश पी बी 90 डिग्री, क्योंकि वर्ड यूज किया परपेंडिकुलर। अब इसमें एक चीज आई, but we know that the radius through point of contact is perpendicular to the tangent। हमको ये पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस पास होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये ऑलरेडी थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि लीस्ट डिस्टेंस पिछले लेसन में। लीस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और लीस्ट डिस्टेंस हमेशा रेडियस के इक्वल ही आएगी। उस कंसेप्ट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस पास होगी, मींस रेडियस तो सेंटर को सर्कल से ज्वाइन करती है, तो सेंटर को जब आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करोगे, इस लाइन को डॉटेड बनाया है, ये बन गई ओपी। इस थ्योरम के हिसाब से एंगल ओपी भी 90 भी होना चाहिए। जो हमने माना था उसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है ओ डैश पी, जो कि सेंटर से नहीं जा रहा है, तो यहां पर एंगल 90 का बनेगा। एक एंगल ये 90 का बन रहा है ओ डैश पी बी, और दूसरी तरफ थ्योरम बोलती है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रेडियस पास होती है वो भी परपेंडिकुलर होती है। तो उसके हिसाब से मिल रहा है ये एंगल ओ पी बी, ये एंगल। अब यहां से हम देख सकते हैं ये जो ओ पी बी है, इसी में एक पार्ट है ओ डैश पी बी और एक पार्ट है ओ पी ओ डैश। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल सकती है, एंगल ओ पी बी, दिस एंगल ओ पी बी इक्वल टू ओ पी ओ डैश प्लस ओ डैश पी बी। हमारे डायग्राम के हिसाब से ये पूरा एंगल है, इन दोनों का सम है। दिस इज वन पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट। अब फिर से 9th क्लास में पहुंचते हैं। एक थ्योरम हमने पढ़ी है, पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द होल। एक तरफ मिल रहा है ओ पी बी 90 डिग्री थ्योरम के हिसाब से, एक तरफ मिल रहा है ओ डैश पी बी 90 डिग्री।
जो हमने एज्यूम किया है उसके हिसाब से। नाउ एंगल ओ डैश पी बी इज अ पार्ट ऑफ एंगल ओ पी बी, बट वी नो दैट पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल. Part cannot be equal to whole. It is possible only when points O and O dash are coincident. पार्ट और होल इक्वल नहीं हो सकते, वो दोनों इक्वल तभी होंगे जब O और O डैश एक ही जगह पे होंगे, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट पॉइंट. देयरफॉर इसका मतलब जो हमने O डैश माना है वो एक्चुअली O पर ही होगा, मतलब सेंटर पर ही होगा, तभी दोनों 90-90 हो सकते हैं. तो ये प्रूफ हो गया. देयरफॉर दिस परपेंडिकुलर, जो हमारा परपेंडिकुलर था O डैश P, दिस परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द सेंटर. तो हमने एक रेडियस ड्रॉ की थी OP, जो परपेंडिकुलर था उसको हमने माना था वो O डैश P है. दोनों डेफिनेशन के हिसाब से दोनों 90-90 मिल रहे हैं, जबकि दोनों में से एक जो है वो दूसरे का पार्ट मिल रहा है. तो पार्ट कितना भी बड़ा होगा तो भी होल से तो छोटा ही होगा. और अगर किसी क्वेश्चन में आपको होल और पार्ट इक्वल मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो दोनों एक ही पॉइंट पे होने चाहिए. तो हमने शुरू में माना था कि O डैश अलग है, O अलग है, उसके हिसाब से पार्ट और होल इक्वल आ गए, जो कि यूक्लिड ज्योमेट्री के एक्सियम को वायलेट करता है. ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि पार्ट होल के इक्वल हो जाए. इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत था. हमने माना था कि परपेंडिकुलर सेंटर से पास नहीं होता है, वो गलत है. इसका मतलब परपेंडिकुलर सेंटर से ही पास होगा. तो इस लेसन में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5. आगे के क्वेश्चंस हम आगे के लेसन में डिस्कस करेंगे. मिलते हैं अगले लेसन में. थैंक यू.